हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डी ट्रिपल एस बी मैथ की स्ट्रेटेजी किस तरीके से रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनको भी इंक्लूड करके, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मैथ को टैकल करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैथ से डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 20 में से सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन हो जाए काफ़ी है हमारे लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 में से आप 18 नंबर ला सकते हैं। मैथ एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको वही पढ़ना होता है जो एग्ज़ाम में आता है। आपको ये सोच के डर लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक होगी, एक्यूरेसी की कमी हो जाएगी। पर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखो, ये मान लीजिए आप हैं और आपकी नॉलेज, और ये है एग्ज़ाम। आपके पास इतनी नॉलेज है, ठीक है, और जो एग्ज़ाम आपसे डिमांड कर रहा है वो ये है। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, जब एग्ज़ाम को टैकल करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो आपका सर्कल है, ये वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं आपको। जो आपका सर्कल है, कहीं ना कहीं वो सिर्फ इतना ही ओवरलैप कर पाया। इसका मतलब ये हुआ, जो आपकी नॉलेज थी ना, जो भी आपने पढ़ा था अब तक, वो सिर्फ इतना ही उस नॉलेज का आप हिस्सा यूज़ कर पाए में एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब इतना जो पढ़ा था वो क्यों नहीं यूज़ कर पाए? क्योंकि आपने ये जो चीज़ पढ़ी थी वो एग्ज़ाम से रिलेटेड थी ही नहीं। क्योंकि आपने सिलेबस कवर तो कर लिया, पर आपने पैटर्न नहीं पहचाना कि एग्ज़ाम पूछना क्या चाह रहा है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, तो इतना रह गया। तो जितना ज़्यादा आप इस सर्कल को, एग्ज़ाम वाला और अपना वाला, ओवरलैप करोगे, उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो इस चीज़ को किस तरीके से ओवरलैप किया जा सकता है वो आपको मैं बताऊँगा। तो आपको ये जो गैप है वो फिल करना है। जिस दिन आप इस गैप को फिल कर लेंगे, आपका उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लें, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपकी चॉइस है। तो आपको पैटर्न पहचानना है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले पैटर्न पहचानना होता है। अगर आप पैटर्न नहीं पहचानना चाहते, सिर्फ सोच रहे हैं कि सिलेबस देखो और तैयारी करो, सिलेबस के हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम में बैठो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम क्लियर कर दोगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं फिलहाल रीजनिंग की बताता हूँ आपको। तो देखो, रीजनिंग में सिर्फ एक आर एस अग्रवाल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग एसएससी की अलग होती है और बैंकिंग की अलग होती है। दोनों की अप्रोच अलग होती है। इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एग्जाम पैटर्न पहचानना ही होगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब चीज़ नहीं पढ़नी होती, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है एक एक सब्जेक्ट में। आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। क्योंकि बहुत से जो वीक कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनका सिर्फ यही ड्रीम है कि वो बस मैथ को कैसे ही टैकल करके उसमें नंबर ले आए और एग्जाम में पास हो जाएं, फिर उसके बाद वो मैथ को छुएंगे नहीं। ठीक है, तो आपको यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। पैटर्न किस तरीके से पहचाना जाएगा? पैटर्न को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं करना, कम से कम 3 या 4। 3 4 से आपको ये पता चलेगा। जैसे आपने मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ में आपके 5 नंबर आए, अगली बार आपके क्या पता 15 आ गए, फिर अगली बार 10। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं एवरेज हूँ। अगर हर बार ही 2, 5, 7, 3 ये नंबर आ रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगेगा। सिर्फ एक एग्जाम से आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नोट डाउन करनी है। ऐसा नहीं होता कि मैथ में हर एक बच्चा वीक होता है। मैथ में वीक होने का मतलब ये होता है, बहुत से लोगों के कुछ चैप्टर वीक होते हैं। किसी का एलजेब्रा अच्छा होता है, किसी की ज्योमेट्री अच्छी होती है, ठीक है, किसी का टाइम एंड वर्क अच्छा है, किसी का परसेंटेज अच्छा है, किसी को प्रॉफिट एंड लॉस में डाउट आता है, किसी को एसआई और सीआई में डाउट आता है। तो यही चीज आपको बस क्लियर करनी है, अपनी वीकनेस पहचाननी है, और ये भी जानना है कि पेपर आपसे पूछना क्या जा रहा है। जैसे कि अब मैं इंग्लिश की बात भी करता हूँ। यहाँ पे देखो, इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पैटर्न पहचानना है। जैसे ग्रामर में कंजंक्शन एक चैप्टर है, तो कंजंक्शन से एरर पूछे जाते हैं। पर बहुत से एग्जाम ऐसे हैं उसमें कंजंक्शन के टाइप भी पूछे जाते हैं, कि सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये बताओ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है या ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या किस टाइप का प्रोनाउन, कुछ भी वो पूछ लेते हैं। तो आपको एग्जाम में ये जानना होगा कि पूछ क्या रहा है और मुझे पढ़ना क्या है। अगर आपने ये चीज़ जान ली,
तो ये समझ लो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस की और किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी चाहिए वो अब देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मैथ का सिलेबस है, ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। ये आपका सिलेबस है DSSB, PRT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए जो पेपर 1 होता है। ठीक है, इसमें चाहे लेखपाल हो, चाहे LDC UDC जो भी हो, और आप अपने हिसाब से एग्जाम देख सकते हैं क्योंकि DSSB के अंदर बहुत सारे एग्जाम आते हैं। तो पार्ट ए सबके लिए सेम ही होता है, पार्ट ए सबके लिए सेम ही होता है जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। अब मैं इस बात का दावा करता हूं 20 में से 20 आप ला सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरी जो अब सीरीज आएगी उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। आपको सिर्फ मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब जैसे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम में बहुत चीजें हैं। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं मैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आ रहा है 6 9 3 4 6 8, क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको इस लेवल का पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं 6 9 3 a 6 8, तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो a की वैल्यू बताओ मैक्सिमम या मिनिमम, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको लेवल पहचानना है कि डिविजिबिलिटी से तो क्वेश्चन है पर लेवल क्या है उसका, तो आपको उसी हिसाब से उस टॉपिक पे अप्रोच रखनी है। क्योंकि आपने देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं PRT, TGT और PGT यानी पार्ट ए में। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं, मेरा तो सिंपल इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत आती है, तो आपको इस पे फोकस करना है। तो आपको ये चीज़ खुद से पहचाननी है क्योंकि इसमें कोई आपको नहीं बता सकता, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग है किसी का कुछ। तो सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट दो, पहचानो, उसके बाद जानो आपकी वीकनेस क्या है। और एक चीज़, जब आप पढ़ोगे, जब मेरी ये प्ले लिस्ट देखोगे मैथ की, तो आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। देखो 2 कॉपी का मतलब ये, पहली में आपके नोट्स होंगे और दूसरी कॉपी होगी आपकी डाउट वाली। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नोट्स पढ़ने के बाद भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उसमें डाउट आता है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें डाउट आता है या टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस नोटबुक में सिर्फ वही क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आपको टाइम लगा। तो अगली बार जब रिवाइज करोगे तो आप हर चीज़ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं तो आपको अपनी वीकनेस पे काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। अगर ये अप्रोच रखते हो तो इस बात की 100% गारंटी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे इस एग्ज़ाम को। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मैथ में भी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओ। इस बात की मैं सच में गारंटी देता हूँ, 20 आउट ऑफ 20 जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो मेरी प्ले लिस्ट में एक बार चेक करना और प्ले लिस्ट से पढ़ते जाना। अब हाल ही में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी प्ले लिस्ट, तो एक एक चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता चलूँगा। अगर आपको इसके अलावा भी फिर भी कोई डाउट है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।